हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए। उसी चैप्टर की कड़ियों को आगे जोड़ते हुए अपन एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो बायोलॉजी सेक्शन का है क्लास 10th के लिए, जेनेटिक्स जिसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों बोर्ड्स के लिए, आरबीएसई बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए। हर बार इसमें से रिजल्ट डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, और ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला चैप्टर है। और एक ऐसे आदमी के बारे में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, एक बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। और आप ये भी पता करेंगे कि इस चैप्टर में कि आप जो दिखते हैं अपने मम्मी पापा के जैसे या ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे, उनके रीजन क्या है। भाई बहुत बार अपने को ये सुनने को मिल जाता है कि इसका फेस हमारे दादाजी से मिलता है, या आप जो अभी देख रहे हैं कि आप अपना फेस, कई बार मम्मी बोल देती है कि तेरा फेस नाना जी से मिलता है। उनके रीजन सारे मेरे पास है। वो जो सारी बातें हैं ना, वो सारी यहाँ पे है मेरे पास में। क्या रीजन है आपका कि आपके पेरेंट्स का ब्लड और आपका ब्लड सेम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्या कारण है, कई बार मूवीज में देखते हैं कि जब डायलॉग बोल दिया जाता है कि क्लोज रिलेटिव को लेके आओ ताकि ऑर्गन इजीली एक्सेप्ट किया जा सके। ये सब कारण समझेंगे इसी चैप्टर में, उन्हीं का रिजल्ट अपने को मिलेगा। बहुत लॉजिकल चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट है फिक्स, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की पहले डेफिनेशन, इजी सी डेफिनेशन है, एक्सप्लेन में बात करूंगा, पहले डेफिनेशन एक बार जरूर समझेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस अमंग द लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हेरिडिटरी और जो वेरिएशंस है, हेरिडिटरी का मतलब अपन पहले ये वर्ड है मेरे पास में हेरिडिटरी, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा। किसने दिया है? स्पेंसर ने दिया है, और ये दिया गया था 1863 में, ठीक है। स्पेंसर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था, ठीक है। स्पेंसर ने वर्ड इंट्रोड्यूस किया, और कब किया था? 1863 में। उन्होंने बताया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब यह है कि जब भी एक ऐसा रिप्रोडक्शन हो जिसमें एक मेल और एक फीमेल के गेमेट्स क्या होते हो, मिक्स होते हो, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनका इंटरमिक्सिंग होती हो, तो जो कैरेक्टर का क्या होता है, कुछ एक्सचेंज होता है। जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है, वेरिएशंस भी आती है, ठीक है भाई। आधे कैरेक्टर कहां से आते हैं? मदर से आते हैं। आधे कैरेक्टर किससे आते हैं? फादर से आते हैं। तो जो उनकी ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो उनकी ऑफ स्प्रिंग्स यानी जो बच्चे हैं, उनके अंदर क्या आती है, वेरिएशंस आती है। इन कैरेक्टर्स को अपन क्या कहते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से किसमें डिलीवर किए जाते हैं? बच्चों में डिलीवर किए जाते हैं। लाइक कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ हेयर्स, स्किन टोन, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। हाइट भी हो सकती है, आपका ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ये सारी चीजें। जैसे बोलते हैं कि इसकी आंखें ब्राउन कलर की हैं, इसकी आंखें ब्लैक कलर की हैं, ये चीज जो डिटरमाइन होती है, ये कहां से आती है? हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर से आती है। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, इन कैरेक्टर्स को, कुछ कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भेज सकते हैं, और ये सारे कैरेक्टर कैसे कहलाते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहलाते हैं। देखिए कैरेक्टर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो वो कैरेक्टर जो जन्म से है, ठीक है, जो जन्म से है कि भाई पेरेंट्स में था और बच्चों में चला गया। लाइक मैंने बताया जैसे कि आपको कलर ऑफ आई, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शेप ऑफ हेयर्स जा सकती है, लेकिन सारे कैरेक्टर नहीं जाते हैं। जो हम यहाँ के अर्न कर लेते हैं वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कभी भी डिलीवर नहीं किया जाता है। जैसे आपने कोई लैंग्वेज सीख ली, जैसे आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपने हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख ली, संस्कृत आती होगी आपको, हो सकता है तमिल आती हो, तेलुगु आती हो, मलयालम आती हो, गुजराती आती हो, लेकिन ये सब चीज तो कहां सीखी है आपने? इस अर्थ पे आने के बाद सीखी है। ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती। कभी आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा कि बच्चा पैदा होया और किसी इंग्लिश फैमिली में और वो इंग्लिश में रो रहा है, या अपने इंडियन में पैदा हुआ कोई बच्चा आपके घर में और वो आते संस्कृत के श्लोक पढ़ पढ़ के सुना रहा है, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कैरेक्टर ऐसा था जो आपके ब्रेन के पास तो है, लेकिन आपके किसमें नहीं है, सेल्स के अंदर नहीं है। मतलब जब तक सेल्स में कोई कैरेक्टर नहीं है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता मान लीजिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था ये फैक्टर। अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का लड़का भी अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाता, ठीक है। जॉन अब्राहम के बेटे है ना, सिक्स पैक, या शाहरुख खान के हैं, सलमान खान के हैं, ठीक है। चलो सलमान खान की तो शादी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, लेकिन इनके अगर जैसे अपन जॉन अब्राहम की बात करें, मस्कुलर बॉडी है उसकी, सिक्स पैक है, जनरेशन टू जनरेशन जानी चाहिए थी, तो उसका बच्चा पैदा होता, सोचिए सिक्स पैक वाला बच्चा,
ठीक है, ऐसे बाइसेप डोले, समझ रहे हो कि किसी की इंग्लिश आती है बच्चे को तो पैदा होते इंग्लिश बोलना चालू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कैरेक्टर क्या होते हैं, यही रोक दिए जाते हैं, वो ट्रांसमिट नहीं किए जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपकी बॉडी में ऐसी हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजी जाती है। लाइक शेप ऑफ योर फेस, आपका चेहरा जो आपकी फैमिली से मिलता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट की गई है। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, आपका आंखों का कलर मैंने आपको बताया वो हो सकती है, आपकी जो ये रेटिना की जो लोब है ये आप मैच करेंगे तो आपको मिलेगी आपके पेरेंट्स की जैसी। तो ये कैरेक्टर कौन से हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर है। तो आप जनरल एक चीज कह सकते हैं, इजी डेफिनेशन है। वैसे तो ये लैटिन वर्ड है, आप समझेंगे। जो स्पेंसर ने बताया वो कहना ये चाह रहा था कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं। ये पेरेंट्स है, मदर और फादर है, और ये किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। जो सेल डिवीजन होता है उस टाइम, उसमें जो दो सेल्स मिलती है, एक एग और एक स्पर्म, उनके थ्रू आधे कैरेक्टर क्या होता है बच्चों में चले जाते हैं। ये कैरेक्टर कौन से कहलाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, किसने वर्ड दिया था, स्पेंसर ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। और कब दिया था, 1863 में दिया गया था। और सिर्फ इजीली डिफाइन करना अपने लिए आसान है कि ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली मूवेबल हो, वो सारे कैरेक्टर कौन से कहलाएंगे, हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाएंगे। चलिए अब अपनी डेफिनेशन के वर्ड अपने को एक मिल गया है। सेकंड वर्ड हमारे पास में है वेरिएशंस। वेरिएशंस कहते हैं डिफरेंस को, लिविंग बीइंग्स के बीच में जो डिफरेंस है, लिविंग बीइंग्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं, हम वेरिएशन कहते हैं। लाइक हमारे पास में देख लीजिए जितने भी प्लांट है उनकी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सब क्या है, अलग अलग है। उनकी बॉडी शेप अलग है, उनका कलर अलग हो सकता है, उनकी लीफ की साइज अलग हो सकती है, उनकी हाइट अलग हो सकती है। आप अपनी फैमिली में भी देख लीजिए, आपका चेहरा मैंने बताया जैसे कि आपके फादर से मिलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता होगा। ठीक है, फोटोकॉपी थोड़ी ना होगी, है ना, फोटोकॉपी नहीं हुई है, सिर्फ वेरिएशंस, सिर्फ कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए। फोटोकॉपी होती तो अपने को फोटो खिंचवाने की जरूरत ही नहीं थी ना। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ी, पापा की लेके जाके दे दो, है ना। तो लेकिन हमारे पास में क्या है, कुछ कैरेक्टर तो सिमिलर आए हैं, कुछ कैरेक्टर क्या रह गए, डिसिमिलर भी रह गए। सारे कैरेक्टर क्या नहीं होते, एक्सैक्ट कॉपी नहीं होते, कुछ क्या होती है, वेरिएशंस डिलीवर की जाती है। देखिए मैंने बताया ना, जब दो सेम स्पीसीज के, जब एक सेम स्पीसीज के बीच में इंटरकोर्स होता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन कराया जाता है, और जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स होती है तो उसमें 50% मदर कैरेक्टर दे रही है, तो 50% क्या देता है, फादर भी देता है। तो फोटोकॉपी तो हो नहीं सकती, क्योंकि आधे कैरेक्टर तो आपको नानी के घर से मिल गए और आधे कैरेक्टर किससे मिले हैं, दादा के घर से। तो लड़ाई होना तो निश्चित है, और लड़ाई किस चीज के रूप में निकल के आती है, ऑफस्प्रिंग के रूप में। और ऑफस्प्रिंग में आ जाती है वेरिएशंस, कि कुछ चीजें तो आपके दादा दादी के ऊपर मिलती हैं, पापा के ऊपर मिलती हैं, कुछ आपके मामा पे, नाना पे और आपकी मम्मी की तरफ मिलती है। इन्हीं चीजों को क्या कहा गया है, अंतर कहा गया है, वेरिएशन कहा गया है, डिफरेंस कहा गया है। तो ये जो वर्ड हमारा मिला है, हमें वेरिएशन, ये मिला कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं अपन वापिस जेनेटिक्स वर्ड की। देखिए जेनेटिक्स जो वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड है। जीन जो वर्ड था ये दिया था किसने, बैटसन ने दिया था। किसने दिया था, जीन वर्ड है ये दिया था बैटसन ने। ठीक है, तो ये वर्ड से आपने को ये डिफाइन करना इजी है। ठीक है, कि जो ये पूरी जो टर्म बनी है जेनेटिक्स, जो अपना चैप्टर है, ठीक है, उसके ऊपर बात करें तो देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट किए जाते हैं और उनके बीच में जो वेरिएशंस आती है, उनकी जो स्टडी है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब पूरी टर्म को अपन दोबारा पढ़ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की या साइंस की वो स्ट्रीम जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं, जिनके अंदर अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, हेरिडिटरी कैरेक्टर, ये वाले कैरेक्टर, और जो लिविंग बीइंग्स के अंदर जो वेरिएशंस आएंगे, जो चेहरे बदलने का काम है, या एक जो कहते हैं कि डायनासोर, जो अपने गोरिल्ला थे या बंदर थे, उनसे अपन बिल्कुल अलग हो गए ना। तो ये जो वेरिएशंस है, उनकी जो स्टडी है, इनको जो समझना है, इनके बारे में जानना है, वही क्या कहलाती है, जेनेटिक्स है। आप याद रखना, बैटसन ने दिया था ये वर्ड, कब दिया था, 1905 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये वर्ड, और ये वर्ड कैसा है, हमारा लैटिन वर्ड है। आगे समझ में, तो ये पूरी साइंस किसके ऊपर चलेगी, सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर, और उनके नेक्स्ट जनरेशन की जो साइंस है ना, उसी को अपन ने क्या नाम दिया है, जेनेटिक्स। तो आप पूरा इजीली अपन इसको समझ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस अमंग लिविंग बीइंग्स कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये साइंस हो गई। ये दो वर्ड मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया। आपको ये ध्यान रखना है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो इस चैप्टर में भी क्या है, यहां तक तो ये आ गया अपना, ठीक है, कि ये जेनेटिक वर्ड आपने समझ लिया कि किसने दिया, बेटसे ने दिया है, और कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म एक साइंटिस्ट की पूरी स्टोरी के बारे में अपन जानेंगे। इसके अंदर एक बड़े हमारे लिए जो हमारा कहते हैं आज जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जिन्होंने ये पूरी जेनेटिक्स जो ये पूरी समझाई है ना, ये बैटसन ने दिया जरूर है, लेकिन सॉरी यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, ऐसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो लेकिन जो फादर ऑफ हमारे जेनेटिक्स कहलाते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है कि ये जो पूरी जेनेटिक्स को जो समझाने का खेल है वो किसने दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट रहे, ठीक है, ब्रून शहर है ऑस्ट्रिया, वहां के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पूरे मेथड को समझाया। देखिए जो जेनेटिक्स है ना, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे इंडियन सोसाइटी को बहुत पहले से, हमारे जो वेद वगैरह है वो बहुत पहले से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन प्रूफ या एविडेंस के साथ जो एक्सप्लेन किया वो एक बड़ा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उन्होंने किया था, उनकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में उन्होंने पूरी जो लाइफ है उनके बारे में अपन शॉर्ट में अपन पढ़ना चाहेंगे, और इसी चीज को क्या कहते हैं अपन, मेंडलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए पूरा नाम इनका था ग्रेगर जॉन मेंडल, आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, वन वर्ड में भी आ जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो नाम है इनका पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था कब, 22 जुलाई 1822 को। तो इजी डेट है, आपको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, 22 ही इधर है और 22 ही इधर है, ठीक है। और गांव जो था जहां पे इनका जन्म हुआ था वो एक छोटा सा गांव था जो ऑस्ट्रिया में आता है। नाम जो था सिलेशियन जगह है, उस गांव का नाम, विलेज का नाम क्या है, सिलेशियन जगह, और जो टाउन लगता था उसका नाम था हैजेनडॉर्फ, ठीक है। तो नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी है इस जगह। ये गांव का नाम है, ये इनकी डीओबी होगी, डेट ऑफ बर्थ है हमारी, ठीक है। 22 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1822 में। कहां पे हुआ था, सिलेशियन नाम की एक गांव है, कौन से शहर में, हैजेनडॉर्फ में, और जब कंट्री कौन सा लग रहा था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब फिर इन्होंने क्या की, फिलोसफी में अपनी डिग्री कर ली इन्होंने। फिलोसफी में इन्होंने क्या की, अपनी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके रहने के बाद में इन्होंने फिलोसफी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। एजुकेशन कंप्लीट करने के, देखिए कोई साइंस वगैरह में कहीं इनका कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ये कहीं कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो स्टडी करने के बाद में जो इनका इंटरेस्ट था, जो दिल से इनकी इच्छा थी, वो जेनेटिक्स के ऊपर थी, ठीक है। ये समझना चाहते थे कि क्या कारण है कि जो ये फ्लावर के जो कलर है ये सिमिलर हो जाते हैं या डिसिमिलर हो जाते हैं, या हमारे बीच में जो है ये है। तो इनका हमेशा से जो मन था, जो जिज्ञासा थी, वो साइंस के प्रति थी, ठीक है। तो इन्होंने जो फर्स्ट जॉब इनको मिली वो एक चर्च में प्रिस्ट की मिली, ठीक है। जो चर्च में फादर होते हैं ना, जो फादर बोलते हैं अपन, उनकी जॉब इन्हें क्या मिली थी, ऑफर हुई, और ये कौन सी जगह पे थी, ब्रून टाउन के अंदर ही थी। ये वहीं का शहर ऑस्ट्रिया का ही, वहीं पे इन्होंने क्या कर लिया, एक चर्च के अंदर एज अ प्रिस्ट जॉब करना चालू कर दिया, क्योंकि इन्होंने फिलोसफी में क्या कर ली थी, डिग्री हासिल कर ली थी, तो वहां पे इन्होंने काम करना चालू कर दिया। अब देखिए चर्च के पास में एक गार्डन था, छोटा सा गार्डन था, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, मटर के पेड़ के ऊपर, जो गार्डन पी अपन जिसे बोलते हैं, वहां क्या है अपना गार्डन पी, जिसे बॉटनिकल है, जिसका क्या है, पाइसम सेटाइवर। और ये काम चालू किया इन्होंने 1856 में, ठीक है। ये काम 1856 से लेकर के 1863, कब से 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने ये काम चालू रखा। मटर के पेड़ पे, गार्डन पी के ऊपर इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। गार्डन पी पे इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और पूरे रिसर्च के 7 साल इन्होंने क्या किया, स्पेंड किए, पूरे 7 इयर्स इसके ऊपर निकाले। हाइब्रिडाइजेशन करवाना, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, उनके कैरेक्टर्स को नोट करना, ये सारा काम उन्होंने 7 साल तक उसी चर्च में इसी जॉब के दौरान किया। फिर इन्होंने जो जितना काम किया था वो लगभग अपने 3 साल बाद में 1866 में ब्रून शहर की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसमें इन्होंने अपने रिजल्ट पब्लिश करवाए। साइंस की एक मैगजीन आती है, देखिए जो भी रिसर्च होती थी उस टाइम, तो एक पेपर होता था, तो साइंस के जो लोग थे जो जुड़े हुए थे साइंस से, वो अपनी जितनी भी रिसर्च होती थी वो उसी में पब्लिश करते रहे, ठीक है। इससे क्या होता था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को क्या करते थे,
इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हाँ ये इस जगह रिसर्च चल रही है और ये इन्वेंट हुआ है। तो मेंडल साहब ने भी अपने जो रिजल्ट थे वो पब्लिश करवाए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1866 में, ठीक है। तो 7 साल तक इन्होंने काम किया मटर के पेड़ के ऊपर। क्या काम किया? उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाना, उनके रिजल्ट्स निकालना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, क्या निकाले थे क्या लिखे थे, ये पूरा अपने को एक्सप्लेन में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे थे मेंडलिज्म थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ चल रहे थे। फिर इनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884 में, ठीक है। और इनकी जो जितनी भी रिसर्च थी वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर थी, मटर के जो पेड़ थे वो उनके ऊपर थी, ठीक है। और इसके बाद में इन्हें नवाजा गया एक सम्मान के साथ में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इन्हें आज भी याद रखा जाता है। और इनके जितने भी जो रिजल्ट थे वो बड़े एक्यूरेट रिजल्ट थे। उन्हीं के बारे में इस चैप्टर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर, चलिए देखते हैं फिर अब कि क्या कारण रहा कि जो मेंडल साहब है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ गार्डन पी को ही चुना, पाइसम सेटाइमम को ही चूज किया। क्या रीजन है इसके पीछे, भाई क्या ऐसा लॉजिक था कि गार्डन पी ही माना उन्होंने? तो कुछ मैं आपको बेसिक टर्म्स के बारे में इसके इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये एक तरीके से मैं आपको मटर के पेड़ के बारे में कुछ कैरेक्टर बता रहा हूँ। पहली चीज जो थी वो ये थी कि ये प्लांट कैसा है, एनुअल है। एनुअल का मतलब है ये एक सीजन के अंदर उग भी जाता है, मतलब ये क्या होता है, जर्मिनेट भी हो जाता है, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेता है, ठीक है, इसमें फ्लावर भी लग जाते हैं और इसमें फ्रूट भी लग जाता है। इस तरीके से इसकी एक लाइफ साइकिल है ना, वो एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट करना आसान। सोचिए अगर मेंडल साहब ने आम का पेड़ लिया होता तो 10-20 साल में बड़ा होता, 10-20 साल उसमें फ्लावर में, तो उसका तो जीवन कंप्लीट हो जाता, ठीक है ना। तो बड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाता। आम के पेड़ को बड़ा होने में लगभग 4-5 साल लग जाते हैं, फिर उसमें फ्लावर आते हैं, तो एक्सपेरिमेंट इतने हो नहीं पाते। तो उन्होंने छोटा पेड़ चूज किया, ठीक है, एनुअल प्लांट था, छोटी सी जगह में सर्वाइव कर सकता है। अपने जैसे मैंने बताया ना गार्डन के बाहर ही काम करते थे, तो वहां पे लग जाता है और एक सीजन के अंदर ये पूरे काम कर लेता है, उग भी जाता है, ग्रोथ भी कर लेता है, फ्लावर भी लग जाते हैं और फ्रूट भी लग जाते हैं। तो ये इजी था उनके लिए। दूसरी चीज जो मटर के पेड़ों को चुनना था उनके जितने भी कैरेक्टर हैं कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है जो कैरेक्टर है वो कैसे थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे, इजीली विजिबल थे। कैरेक्टर कैसे लिए थे, इजीली विजिबल होना। जैसे उन्होंने लिया शेप ऑफ सीड, भाई एक सीड की शेप कैसे हो सकती है, तो राउंडेड हो सकती है, राउंड होगा, या कैसा होगा, रिंकल होगा। तो ये देखना बड़ा इजी था। या अपन ले सकते हैं कलर ऑफ सीड। तो उन्होंने देखा कुछ सीड कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे और कुछ कैसे होंगे, येलो होंगे, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ फ्लावर, ये चीजें सारी इजीली विजिबल थी, देख करके आसानी से समझा जा सकता था, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं हाइट ऑफ प्लांट। तो या तो टॉल प्लांट होंगे, लंबे बनेंगे, या कैसे बन जाएंगे, तो इन्हें देखना आसान था। तो जो उन्होंने कैरेक्टर लिए थे वो कैसे थे, कॉन्ट्रास्टिंग, बहुत इजीली देखना, उन्हें पहचानना आसान था, इसलिए भी उन्होंने क्या किया था, मटर के पेड़ को चुन लिया था। तीसरा जो मेन का कैरेक्टर है वो ये था कि मटर का प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मेल और फीमेल एक फ्लावर में लग जाते हैं, ठीक है। तो उसका फायदा क्या हुआ, मैं भी आप अच्छे से समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, ठीक, तो उसमें अपने को कुछ फायदे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या फायदे मिलेंगे, देखते हैं। कि जैसे एक कोई फ्लावर है जिसमें मेल भी लगा हुआ है और फीमेल भी, ये मेल हो गया, ठीक है, और ये फीमेल, ये मेल हो गया हमारा, ये फीमेल हो गई। तो सबसे सिंपल चीज तो क्या है, यहां सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन किया जा सकता है। कैसे, इसके पोलन ग्रेन क्या होंगे, इजीली इसमें आ जाएंगे और इसे क्या कर देंगे, पॉलिनेट कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक तरीका ये भी है जो मेंडल साहब ने आजमाया। उन्होंने क्या कर दिया, इस फ्लावर में से इस पार्ट को हटा दिया। टर्मिनेशन ऑफ मेल पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डन बाय मेंडल विच इज नोन एज इमल्सिकुलेशन। इसे क्या कहते हैं, इमल्सिकुलेशन कहते हैं। और उन्होंने इसको हटाने से पहले इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया, बटर पेपर लगा दिया, विच इज नोन एज बेकिंग। क्या कहते हैं,
बैग लगा देना, बैगिंग, क्या कहते हैं, बैगिंग, ठीक है, बैग लगा दिया उन्होंने, बटर पेपर था, ताकि क्या ना हो, इसके जो मेल के जो पोलन ग्रेन है वो इसमें ना गिर जाए और सेल पोलिनेशन ना हो जाए। सेल पोलिनेशन को रोकने के लिए उन्होंने काम किया। फिर दूसरा काम उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, विच इज नोन एज इमल्सिकुलेशन। फिर उन्होंने क्या किया, एक तीसरे प्लांट से कोई दूसरा प्लांट लिया, वहां से जो मेल गेमेट थे वहां से इन्होंने इसको यहां से हटाया और इसके जो एंथर थे उसको ट्रेवल करवा के लेके आए यहां तक, इस बैग को हटाया और पोलन ग्रेन को डाल दिया। इस प्रोसेस को, किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन का दूसरे प्लांट पे पहुंचना, क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। पहली टर्म हमने ये पढ़ी थी ना, अब दूसरी टर्म हमारे पास में कौन सी आ गई, क्रॉस पोलिनेशन, ये दूसरी टर्म, ठीक है। इससे फायदा क्या मिलेगा, मेरे डिजायर कैरेक्टर या मेंडल साहब ने जो इच्छा के कैरेक्टर थे उनसे उन्होंने पोलिनेशन करवाया। जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है छोटे छोटे पेड़ उग जाए, बड़े बड़े उग जाए, मेरी इच्छा होगी जैसे उगाऊंगा, तो ये काम इससे पॉसिबल था, क्रॉस पोलिनेशन से। तो मेंडल साहब ने ये पेड़ इसलिए लिया ताकि कर सके क्या, क्रॉस पोलिनेशन। जैसे इसको एंथर को पहुंचाया, उसको दोबारा बैग लगा दिया, इसे बोला डबल बैगिंग। क्या बोला, डबल बैगिंग। एक बैग अपन पहले लगा चुके थे, ये दूसरा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल बैगिंग बोलते हैं। ये सीबीएसई में पूरा एक्सप्लेन है, इसलिए अपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। तो एक टर्म हमें समझ में आई सेल्फ पोलिनेशन, एक टर्म आ गई कौन सी, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या हुआ था, इसी के अंदर इसी फ्लावर को क्या करते हैं, फर्टाइल कर देते हैं, ठीक है। और जबकि क्रॉस पोलिनेशन में हम क्या करते हैं, दूसरे फ्लावर से मेल एंथर ला करके किसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, तब जाके क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट होता है। इससे डिजायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, इजीली गेन किए जा सकते हैं। तो मटर का जो पेड़ था वो बाइसेक्सुअल था और उससे दोनों तरह के क्या करवाए जा सकते थे, क्रॉस करवाए जा सकते थे। तो तीन बड़े रीजन हमारे पास में आ गए हैं कि मेंडल साहब ने क्यों मटर का पेड़ चुना, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज थी वो यही थी कि मेंडल साहब ने मटर का पेड़ इसलिए भी लिया था कि थोड़ा कंफर्ट था, कम जगह में कम स्पेस के साथ ही क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। तो कुछ ये बड़े रीजन हमारे सामने निकल कर गए, जनरल कैरेक्टर, एनुअल और क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल था। ये मेंडल साहब ने सिलेक्शन प्लांट के रीजन है हमारे पास में कि क्यों मेंडल साहब ने मटर का पेड़ ही चुना, कि एनुअल प्लांट है, कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल था। तो ये सब चीजें मेंडल साहब को मजबूर करती हैं किस चीज के लिए, कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए, मटर के पेड़ पे अपने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे करने चाहिए, पी प्लांट पे करने चाहिए। हम तीन बड़े अपन रीजन पढ़ेंगे मेंडल साहब की सक्सेस के, ठीक है। क्या कारण था कि मेंडल साहब अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें वो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे, ये बड़ी बात है। पहला कैरेक्टर तो यही है, पहला जो काम है, पहला जो उनका रीजन है सक्सेस होने का, वो तो यही है कि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया। हो सकता है वो दूसरा प्लांट लेते तो इतने अच्छे कैरेक्टर या इतने अच्छे रिजल्ट्स उनके सामने नहीं आते। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, पी की जगह अगर वो मैंगो ले लेते तो वो आम ही खाते, जेनेटिक्स नहीं बता पाते, ठीक है। आम तो खा लेते क्या पता, लेकिन जेनेटिक्स के रीजंस नहीं समझा पाते। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट वाज देयर फर्स्ट रीजन ऑफ सक्सेस, कि जो सिलेक्शन था वही उन्होंने क्या कर दिया था, अपना पूरा उनका बेनिफिट वाला निकल करके आ गया था। सेकेंड वन वाज कि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो मैथमेटिकल स्टैटिक्स पे रखे। किस पे रखे, मैथमेटिकल स्टैटिक्स। अपन समझाएंगे इस चीज को क्या होती है, ठीक है। टेबलिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना, ये सारे रीजन उन्होंने क्या रखे, अपने प्रैक्टिकल के दौरान ध्यान रखा। अदरवाइज अगर वो ये रीजन नहीं रखते तो शायद रिजल्ट्स बिगड़ जाते। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली कहूं, अपने इंडियंस की बात करें तो अपन क्या करते हैं कि चार चीजों की तो कैरेक्टर है, याद रख लेंगे, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर 7 साल तक उन 4 कैरेक्टर को याद रखना है तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों को क्या कर देंगे, मिसप्लेस कर देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन मेंडल साहब ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उनको टेबल्स के अंदर सोल्व करके लिखा, ताकि जो रिजल्ट्स थे उन्हें कंपेयर करना बड़ा इजी था, ठीक है। और एक जो लास्ट कैरेक्टर मेरे पास में है, जो मेरे पास जो रीजन है वो उनका ये है कि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो बहुत ध्यान से किए, केयरफुली। क्या किए थे, केयरफुली किए थे, कहीं कोई लापरवाही नहीं की। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो विजिबल थे, वो सारे उन्होंने क्या लिखे, पूरी प्रिकॉशंस के साथ लिखे थे,
ठीक है। केयरफुली सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और सारे स्टैटिक्स को क्या किया, सॉल्व करके रखा। तो ये 3 बड़े रीजन मेरे पास में है मेंडल आपकी सक्सेस के। आज जो अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया, पहला जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, अपन ने इंट्रोडक्शन समझा है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, मेंडलिज्म पढ़ लिया, मेंडल साहब ने प्लांट क्यों चूज किया था वो कैरेक्टर देखे अपन ने, और 3 बड़े कारण समझ लिए मेंडल साहब की सक्सेस के, कि उन्होंने प्री प्लांट किया, मैथमेटिकल स्टैटिकल सॉल्व किया, और जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे वो सब क्या किए थे, केयरफुली किए थे। कोई इसमें मतलब कहते हैं ना लापरवाही नहीं बरती उन्होंने, अदरवाइज उनके कैरेक्टर क्या हो सकते थे, इधर उधर हो सकते थे। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास लेके आने वाले हैं उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ चालू करेंगे जेनेटिक्स की, जो जेनेटिक्स की बेस होती है, जिसे कहते हैं ना बेसिक फॉर्मूलेज, वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है, तभी आपको क्या होगी, आगे की जो क्लासेस है ना वो समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आगे शायद फर्दर किसी क्लास में आपको नहीं पढ़ाई जाती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।